नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता केडी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केडी सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के बाद केडी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केडी सिंह की। राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं और ईडी इससे पहले 239 करोड़ की उनकी संपत्ति सीज कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ईडी ने केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पूरी डिटेल दीजिए, क्या आरोप है इनके ऊपर और किस तरह के सबूत हाथ लगे ईडी के, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल समीर, देखिए केडी सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर की गई है। हालांकि जो उनके ऊपर एलिगेशन थे मनी लॉन्ड्रिंग के, पिछले कई महीनों से ईडी इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। पिछले साल सितंबर में भी उनके दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित जो ठिकाने थे वहां पर रेड की गई थी। उनकी अब तक 239 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की जा चुकी थी। दरअसल ये पूरा मामला था 1900 करोड़ रुपए से जुड़े एक पूंजी स्कैम का, एक आवास घोटाले का, जिसके अंदर ईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केडी सिंह के खिलाफ। और उसके बाद से लगातार केडी सिंह को कई बार सम्मन किया गया, कई बार पूछताछ उनसे की जा चुकी है। उनकी 239 करोड़ रुपए की संपत्ति तक जब्त की जा चुकी है। लेकिन ईडी का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जब से केडी सिंह से पूछताछ की जा रही थी तो उस बारे में केडी सिंह कोई भी जो घोटाला हुआ उसके बारे में कोई भी संतुष्ट जवाब ईडी को नहीं दे पा रहे थे। तो लिहाजा उनको गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। तो यही वजह है कि आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है दिल्ली के अंदर और अब से कुछ देर बाद केडी सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पे जाहिर सी बात है ईडी कोशिश करेगी उनको रिमांड पर लेने के लिए। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये बताइए, क्योंकि राज्यसभा सांसद रहे हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं और 2-3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या राजनीतिक तौर पर अभी एक्टिव थे ये? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर पूरे तरीके से एक्टिव ये बताए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर मौजूद थे, जहां उनसे लगातार ईडी क्वेश्चनिंग कर रही थी। उनको कई बार, हालांकि ईडी का ये भी कहना है सूत्रों के मुताबिक कि कई बार सम्मन किया गया, लेकिन उन सम्मन्स को भी उन्होंने उस सम्मन्स पर टाइम से नहीं पहुंचे, बार बार वक्त लेते रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जाहिर सी बात है, तो समीर देखिए राजनीतिक असर तो इस पर पड़ेगा ही, लेकिन इस पर तृणमूल पर भी एक डेंट जरूर पड़ा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए 2019 में ही 239 करोड़ की संपत्ति केडी सिंह की जब्त की गई थी। पॉन्जी स्कैम से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है और अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है केडी सिंह को। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आज की दूसरी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को कर दिया है नाकाम। बीएसएफ को बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तान की बनाई सुरंग मिली है। हीरानगर सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ ने आतंकियों की सुरंग वाली साजिश को नाकाम किया है। और टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने कल ही ठीक उसी वक्त बॉर्डर का दौरा किया था जब बीएसएफ के जवान ऐसी ही सुरंग को ढूंढते नजर आए थे। बॉर्डर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए अंकित भट्ट की। बीएसएफ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन का क्या मकसद है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें काफी अहम। एंटी टनल सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए। ये देखिए जवान किस तरीके से लगातार जंगल के एरिया में सर्च कर रहा है, क्योंकि लगातार कायर पाकिस्तान की मंशा रहती है कि टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। संख्या जवानों की काफी ज्यादा है और यहाँ पे ऑफिसर तक ड्यूटी दे रहे हैं। मकसद इन जवानों का ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। यहाँ पे हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो एंटी टनल सर्च ऑपरेशन होता है क्या होता है और कैसे चलाते हो आप? ये टनल जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ से फिर घुसपैठ होने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम जो उनको ढूंढ रहे हैं कि कहीं दाएं बाएं अगर हो तो हम लोग जो है देख सके कहाँ से।
ये टनल जो पाकिस्तान नीचे से निकालते हैं, इसको चेक किया जाता है, झाड़ियों में, जंगलों में चेक किया जाता है, तो जो मिलता है उससे जो है उनका तुरंत कमांडर को बता देते हैं, कमांडर को बताया जाता है तुरंत। तो यहाँ पे आप जवानों को सुन सकते हैं कि किस तरीके से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ही एक टनल जो है वो देखी गई थी और उसको ही बीएसएफ के जवानों ने वहाँ पे ख़त्म किया था, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है वो इस फिराक में रहता है कि आतंकियों के साथ साथ ड्रोन के ज़रिए भी जो हथियार हैं वो भेजे जा सके। ऐसे में जंगल का इलाका हो या फिर फेंस के पास का इलाका, वहाँ पे एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके, एरिया सैनिटाइजेशन का काम किया जा सके, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि हमारी सीमाएं जो है वो बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो 24 घंटे हमारी सरहदों की कैसे निगहबानी कर रहे हैं हमारे जवान, ये आपने अंकित की इस रिपोर्ट में देखा। आगे बढ़ेंगे। 15 जनवरी को आर्मी डे है, उससे पहले आज दिल्ली में देश के शूरवीरों ने तैयारियां की। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का जोश देखने लायक था। दिल्ली के परेड ग्राउंड में हिंदुस्तान के सूरमा देश की आन बान और शान का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के शूरवीर उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होगा, जिसे देखकर हिंदुस्तान के दुश्मन की रूह कांप जाएगी। 15 जनवरी को आर्मी डे की तैयारियां जोर शोर से की गईं। 15 जनवरी की सुबह दिल्ली के परेड ग्राउंड में जब ये जाबाज अपना जौहर दिखाएंगे, तब उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस बार आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के अलावा देश के पहले सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। आर्मी डे परेड में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो भी होंगे। ये डबल टाइम मार्च करेंगे, यानी बाकी दस्ते जिस स्पीड से मार्च करते हैं, पैरा दस्ता उससे डबल स्पीड से मार्च करेगा। दिल्ली की जबरदस्त ठंड के बावजूद आज जवानों ने जिस तरह का जोश दिखाया है वो बताने के लिए काफी है कि 15 जनवरी को किस तरह की तस्वीर बनने वाली है। आर्मी डे परेड की रिहर्सल में सेना के आला अधिकारी भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने इस मौके पर जवानों का हौसला अफजाई किया। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। एलएसी से काफी दिनों बाद राहत भरी खबर आई है। पैंगोंग झील टूरिस्ट के लिए खोली गई है। ये बड़ी अपडेट लद्दाख के सांसद ने ट्वीट करके ये अहम जानकारी दी है, और ये जानकारी नहीं है, ये खुशखबरी है। पैंगोंग झील को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। कितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये देश का, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब यहां पर टूरिस्ट की आमद एक बार फिर शुरू होगी। टूरिस्ट के लिए इस झील को खोल दिया गया है। पर्यटक ऑनलाइन कर सकते हैं जाने का आवेदन। तो लद्दाख के सांसद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, ये खुशखबरी दी है, और जो भी टूरिस्ट अब पैंगोंग सो झील के दर्शन करना चाहते हैं, यहां पर लुत्फ उठाना चाहते हैं सैर सपाटे का, वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन। पैंगोंग झील पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। लद्दाख जाने वालों के लिए निश्चित तौर पर यह अच्छी खबर है। पैंगोंग लेक टूरिस्ट के लिए अब ओपन है। तो क्या एलएसी पर जो इस वक्त हालात हैं ये बदलते हालात के संकेत हैं? ये सवाल जरूर जहन में आता है, लेकिन अच्छी खबर यह है, गुड न्यूज ये है कि पैंगोंग झील को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। एक बार फिर यहां सैर सपाटा पर्यटकों का शुरू हो पाएगा, और इसके लिए अगर आप भी देश या दुनिया के किसी भी हिस्से से पैंगोंग लेक पहुंचना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप पैंगोंग लेक की ये जो खूबसूरत नजारे हैं इन्हें अपनी आंखों से वहां जाकर देख सकेंगे। तो टूरिस्ट के लिए खुल गई है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक टूरिस्ट के लिए अब ओपन है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पैंगोंग लेक की। जामयांग नामग्याल जो कि बीजेपी के सांसद हैं लद्दाख से, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है 12:42 पर, और इसमें यह जानकारी दी है कि पैंगोंग लेक को 10 जनवरी 2021 से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। और किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज किसानों के लिए बहुत अहम दिन है। किसान संगठन मिलकर आज आगे की रणनीति पर बात करेंगे, फैसला करेंगे।
कृषि कानून के अमल पर रोक लगने के बावजूद किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। आज किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। किसान संदेश देना चाहते हैं कि वो हर हाल में कानून को खत्म करवा कर मानेंगे। तो इस बार इस लोहड़ी को काली लोहड़ी के रूप में हम मनाएंगे, जिसके दौरान तीनों कानूनों की प्रतियां पूरे देश में, चाहे वो गांव में मनाई जाए लोहड़ी, चाहे वो हमारे 500 बॉर्डर्स पर मनाई जाए, उन तीनों काले कानूनों की प्रतियों को लोहड़ी के ऊपर जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान यूनियन की आज बड़ी बैठक भी होने वाली है। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें किसान संगठन और सरकार के बीच 15 जनवरी को होने वाली मुलाकात और 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर भी मंथन किया जाएगा। 26 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ। कल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को राहत देते हुए कृषि कानून पर रोक लगा दी और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कमेटी में वही सदस्य हैं जो कृषि कानून के समर्थन में अपनी राय पहले से जाहिर करते आए हैं। और वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। सर एक बात बताएं, कल का फैसला को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ऐसा है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हमारी इच्छा के विरुद्ध आया है, क्योंकि संसद के अंदर पारित हुआ है और जो बिल है वो हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे इस कानून के ऊपर प्रतिबंध लगेगा या स्टे लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य है और हम उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष लोगों की बनाई है और उस कमेटी के अंदर मैं सोचता हूं कि जो किसान यूनियन के नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में एक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे। कि सदस्यों पर ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि समिति के ये सदस्य जिनको कांग्रेस के काल में भी अच्छे पोस्ट मिले और सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष मांगा तभी उनको किया है। ऐसा है कि किसान यूनियन के नेता जिस तरह से इस विषय पर कह रहे हैं कि इन्होंने जो ये कमेटी के मेंबर है उन्होंने इस बिल का पहले कभी न कभी इसका समर्थन या स्वागत किया है, तो आज जरूर इसके अंदर मुझे लगता है कहीं न कहीं राजनीति हैवी हो चुकी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मुरैना शराब कांड में मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी। शराब कांड पर शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद भी शराब माफिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है, लिहाजा उन्हें पकड़ने के लिए 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। मुरैना के मानपुर छेरा और पहावली गांव में उस वक्त हाहाकार मच गया जब शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और 3 दिन के अंदर लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोगों की हालत खराब है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना के बाद आईजी मनोज शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। शराब जहरीली थी या नहीं, इसका खुलासा केमिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि अभी एसीएस होम श्री राजौरा जी और उनके साथ में 2 एडीजी स्तर के अधिकारी तत्काल मुरैना रवाना हो रहे हैं और वहां लगातार एक-एक बिंदु की बारीकी से जांच करके रिपोर्ट लाएंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। पिछले साल लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। और देश में बर्ड फ्लू का कहर 10 राज्यों तक फैल गया है और अब तो कई चिड़ियाघरों को भी बंद किया जा रहा है। देश में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है और 10 राज्यों के परिंदों पर कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। कई राज्यों के चिड़ियाघरों को बंद किया जा रहा है। जयपुर चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और ब्लैक डक मरे हुए मिले थे, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। चिकन का कारोबार ठप हो रहा है। इसका असर छोटे दुकानदारों पर भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का कहर कड़कनाथ मुर्गे पर हुआ है। कई मुर्गे बर्ड फ्लू की वजह से मर गए, कुछ मुर्गों को मारकर दफनाया गया। यहीं से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म के लिए मुर्गे ऑर्डर किए थे, लेकिन वो भी रुक गया। महेंद्र सिंह धोनी जी का हमारे पास 2000 बर्ड्स का ऑर्डर था, चिक्स का, तो वो जो हम देने थे 15 दिसंबर को, और सर अचानक ये एक बर्ड फ्लू बीमारी आ गई, तो उसमें हमारा सारा नुकसान हो चुका है।
देश के पोल्ट्री कारोबार को बर्ड फ्लू चौपट कर रहा है। साथ ही चिड़ियाघर बंद हो रहे हैं, तालाबों में बतख मर रहे हैं और दूसरे परिंदे भी खतरे में हैं। और दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दहशत के बीच कई मुर्गा मंडियों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद किस तरह के हालात बन गए, हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये ताजा रिपोर्ट देखिए। हम दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी में हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस मंडी में इस वक्त सुबह के 12 बजे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उस मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। खाली ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं ट्रकों में मुर्गों की ढुलाई होती है और इन्हीं दुकानों के जरिए पूरी दिल्ली में मुर्गे की सप्लाई होती है। लगभग 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग इस मुर्गा मंडी से जुड़े हुए हैं और इसमें व्यापारी भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी शामिल हैं। तो सलीम साहब से बात करते हैं। सलीम साहब, सरकार के आदेश को आप कैसे देखते हैं? कितना नुकसान हो रहा है और कितना डरने की जरूरत है? सरकार का आदेश अच्छा है, पब्लिक की हेल्थ के लिए एहतियात के तौर पे कदम उठाया, लेकिन ये सही से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दिल्ली में जिंदा और कटा हुआ इलीगल तरीके से खूब बिक रहा और नुकसान तो इंडस्ट्री की कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आप खाली मंडी को ना देखें, हैशरी, फीड मिल, कमर्शियल फार्म, लेयर फार्म, सिर्फ इस मंडी के अंदर कम से 2.5 से 3 लाख रुपए पर डे की गवर्नमेंट को रेवेन्यू की लॉस है। और अब एक वैक्सीनेशन सेंटर से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली तस्वीर सामने आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में है और सीधे आज आपको दिखाते हैं कि कोविड वैक्सीन इस वक्त कैसे कहाँ रखी गई है। ये है वॉक इन कूलर जहाँ पर कोविड की वैक्सीन जो है वो रखी गई है। टेम्परेचर जो है इस वक्त 5 डिग्री है। आपको बता दें कि 2 से 8 डिग्री जो है वो मेंटेन करना होता है इस वैक्सीन के लिए। और ज़रा भीतर दाखिल होते हैं, आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन को किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ये वैक्सीन जो है वो अहमदाबाद पहुंची है और भारत सरकार ने ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन, इसको देश भर में पहुंचाया है। मेरे हाथ में ये जो डिब्बी आप देख रहे हैं, ये है वो जादुई डिब्बी जो कोरोना वैक्सीन जैसी महामारी से हम सबको निजात दिलाएगी। कोविशील्ड की ये वैक्सीन मेरे हाथ में है। TV9 भारतवर्ष के जो दर्शक हैं ये उनके लिए है और टेम्परेचर यहाँ पर अभी 2 से 8 डिग्री मेंटेन किया जा रहा है। ये वो शीशी है जिससे आप निजात पाएंगे कोरोना जैसी महामारी से। देश भर में इसका वितरण किया जा चुका है, तमाम जगहों पर ये वैक्सीन पहुँच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो भी पहुँच गई है। टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा जो रूम है ये ऐसा रूम है जहाँ पर वैक्सीन रखी गई है और जो स्टोरेज है उसको सही से किया जा रहा है। अहमदाबाद में जब ये वैक्सीन आई तो इसके बाद ये वैक्सीन अब अलग अलग जगहों पर भी बांटी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन अब देश भर में पहुँच चुकी है। कोविशील्ड के अलावा कोवैक्सीन भी पहुँच गई है और अब भारत पूरी तरह से तैयार है कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। तो अहमदाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे शिवांगी की। और वैक्सीनेशन को लेकर ही एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। 16 जनवरी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अब सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत खुद करेंगे। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा कोरोना का टीका अभियान और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये इस वक्त की अहम खबर, अहम अपडेट आ रही है। तो 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है पूरे देश में और इसके लिए आप देखिए किस कदर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। और आज ही TV9 भारतवर्ष ने आपको यह अपडेट दी थी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसकी सप्लाई भी शुरू हो गई है। कोविशील्ड अलग अलग सेंटर्स पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है।
और 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है देश भर में, यानी वो लम्हा बहुत नजदीक है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था ताकि कोरोना महामारी पर एक बड़ा वार किया जा सके। और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। ये सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बताएं क्या जानकारी मिल रही है। जी हाँ समीर, देखिए 16 जनवरी से इस देश का या कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लॉन्च करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और कार्यक्रम ये है कि जिस समय प्रधानमंत्री इसे लॉन्च करेंगे उस समय अलग अलग राज्यों में जो कुछ जगह है, कुछ हॉस्पिटल होंगे जहां पर हेल्थ वर्कर्स को ये दिया जाना होगा, उन सब के साथ वो ऑनलाइन कनेक्ट रहेंगे और जब उनको वैक्सीन दी गई होगी उस समय प्रधानमंत्री उनसे कुछ संवाद भी करेंगे और इसको लेकर 2-3 दिन में आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, कुछ हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो सब तैयारियों के तहत ताकि जब वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी के सुबह में शुरू होगा तो प्रधानमंत्री ऑनलाइन इन सबसे कनेक्ट करेंगे और एक औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोविन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोविन ऐप लॉन्च करेंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत उन्हीं के हाथों होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।